Hello students, today we are going to start our new chapter electromagnetic induction. Electromagnetic induction is one of the most important chapter in JEE and NEET perspective also. We can expect more than 2 to 3 questions in JEE and NEET also. So let us start electromagnetic induction. In electromagnetic induction, the first term which we have to understand, which is called magnetic flux. The word is magnetic flux. This word flux we also used in chapter of electrostatic, where we used in terms of electric flux. Now what is the meaning of flux? First we have to understand the meaning of flux. The flux meaning is to flow, like to flow. Anything which can be flow, we can say it's a flux, like air flux, water flux, electric flux, magnetic flux also. So flux means to flow. Here we are going to use magnetic flux. It means where is magnetic field lines is flow. It's called magnetic flux. In terms of physics language, अगर हम इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करें तो हम बोल सकते मैग्नेटिक फ्लक्स is a physical quantity which can be represented by number of lines of force, number of lines of magnetic force, या नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं हम. नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एरिया. नॉर्मल टू द एरिया भी हम कह सकते हैं. नॉर्मल टू द एरिया. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. तो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी which can be represented by number of lines of magnetic field in normal to the area. इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसको समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एरिया है, एक लूप है जिसका एरिया है, एंड हियर अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग हियर. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड इस लूप का जो एरिया है वो एरिया है, इसका एरिया वेक्टर ये है. दिस इज एरिया वेक्टर. जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लूप ऐसे रखा है, ये एक लूप है, ये एक लूप है, और इसका एरिया वेक्टर ऐसा है. एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में. तो दिस नंबर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फ्लक्स. इफ वी टेक अनदर एरिया इन विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग हियर, नाउ दिस इज एरिया वेक्टर हियर ऑल्सो, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्म्स? हियर द नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉसिंग दिस एरिया इज लेस एंड हियर द नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉसिंग इज लार्ज. मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा. तो ये नंबर ऑफ लाइन्स हमको रिप्रेजेंट करता है कि फ्लक्स कितना होता है, क्या होता है. ओके, नाउ वी रिप्रेजेंटेड इट रिप्रेजेंटेड बाय फाई. वी कैन रिप्रेजेंटेड बाय फाई. फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से. ओके, विच क्वांटिटी ऑन विच क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन फाई. ये फाई किस पर डिपेंड करता है? तो फाई जो डिपेंड करता है डिपेंड्स ऑन फाई. फाई किस पर डिपेंड करता है? फाई डिपेंड करता है सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड पर. नाउ वी कैन सी हियर व्हाट, जितनी भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ज़्यादा है तो नंबर ऑफ लाइन्स ज़्यादा होंगी. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक थी तो नंबर ऑफ लाइन्स ज़्यादा कम है. यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर. जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज़्यादा फ्लक्स ज़्यादा होगा. दूसरा डिपेंड करता है ये एरिया वेक्टर पे या एरिया पर. एरिया पर डिपेंड करने का मतलब क्या होगा कि भाई जाहिर सी बात है कि अगर मान लो यहाँ पर एरिया कम है, इसमें से इतने में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो रही है, और यहीं पर अगर मैं इतना बड़ा एरिया ले लेता हूँ तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म भी है लेकिन एरिया बढ़ जाएगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगी. तो उस पर भी डिपेंड करता है, बी पर और ए पर. और किस पर डिपेंड करता है? और डिपेंड करता है ये इसके एंगल पर. किसके एंगल पर? cos थीटा पर. where theta is angle between area vector
and magnetic field. Area vector and magnetic field. Here we are going to represent magnetic field by B and area vector by A. तो ये जो थीटा है ना, ये एरिया वेक्टर और बी पे रिप्रेजेंट करता है. जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है. यस, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे आती है तो ये मैक्सिमम एरिया में ये क्रॉस करेगी. ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन टच कर रहे हैं ना इस एरिया से. तो यहाँ पर इसका एंगल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर भी ऐसे, मतलब दोनों अलॉन्ग है. तो जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, कौन, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड. अगर हम प्लेन की बात करें तो प्लेन का एरिया तो ये, प्लेन का एरिया वेक्टर, प्लेन का वेक्टर ऐसा है, ये प्लेन है. प्लेन से अगर हम बात करें तो प्लेन और एरिया, प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर. लेकिन एरिया वेक्टर की हम बात करें तो एरिया वेक्टर के अलॉन्ग होता है. तो मैक्सिमम कब होता है ये. अब मैं अगर इसको घुमा के ऐसा कर दूँ या ऐसा कर दूँ, अगर ऐसा करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसे निकल जाएगी, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, कुछ भी टच नहीं होगा. ठीक है, जैसे पेपर को अगर आप लें, पेपर को अगर आप ऐसे रखेंगे तो ऐसे निकल जाएगी, लेकिन पेपर को ऐसे रखेंगे तो डिपेंड करता है ये एंगल पर. तो हमको लेना होता है कॉस थीटा और वो थीटा होता है एरिया वेक्टर ए और बी के बीच में. तो ये हमको एक फॉर्मूला मिलता है फ्लक्स का विच इज़ इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा. नाउ वी नो दैट फ्लक्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये सिर्फ नंबर को रिप्रेजेंट करता है. लेकिन यहाँ पर बी और ए जो है ये तो वेक्टर क्वांटिटी है. एरिया वेक्टर इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो अ मैग्नेटिक वेक्टर क्वांटिटी. cos theta is a scalar quantity. So we can also know that if we multiply two vector quantities and if we get a scalar quantity like work का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, बट द रिजल्टेंट वी गेट इज अ, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट द रिजल्टेंट वी गेट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क. सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं बी डॉट ए, दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला, और इसी को हम ले सकते हैं बी ए कॉस ऑफ थीटा. ओके, तो ये आपके पास कुछ छोटी छोटी बातें हो गई फ्लक्स से रिलेटेड. और भी कुछ बातें करते हैं इसमें, और हम क्या क्या देख सकते हैं इसमें. ओके, नाउ ये हो गया. अच्छा, अगर हमारे पास में लेट अस सपोज दैट इफ़ वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, if we have a magnetic field in this direction and we have a area like this and we have to calculate how much magnetic flux linked here. So we have to find magnetic field. We should understand what is magnetic field, what is area and what is cos theta. तो हम क्या कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड तो ये हो गया, और एरिया वेक्टर हम जानते हैं कि जो भी आपका प्लेन होता है ना, जैसे ये आपने ऐसे रखा है तो इसका एरिया वेक्टर आएगा इसके परपेंडिकुलर. ये है इसका एरिया वेक्टर, ये आएगा इसका एरिया वेक्टर, यहाँ पर आएगा एरिया वेक्टर ए एंड दिस इज पी एंड दिस इज द एंगल बिटवीन एंगल थीटा. हमें हमेशा क्या लेना होता है कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड को अलोंग लेना होता है. तो यहाँ पर अगर हम फ्लक्स को फाइंड करना चाहेंगे तो हम इसको इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब यही फॉर्मूला है, यही आएगा यहाँ पर. बी तो यूनिफॉर्म है इस डायरेक्शन में, ठीक है बी, और इसका ये वाला कंपोनेंट, ये यहाँ पर देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एक कंपोनेंट बनेगा इधर, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और एक बनेगा ए साइन थीटा. अभी हमने बात करी थोड़ी देर पहले कि परपेंडिकुलर अगर हम रखते हैं किसी प्लेन को, जैसे यहाँ पर ये कॉइल है, अगर इसको परपेंडिकुलर मैंने ऐसा रखा है, ये परपेंडिकुलर ऐसा हो गया प्लेन का, ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, तो इसमें तो मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ भी नहीं आएगा, जीरो आता है. तो ये तो किसी चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है. लेकिन हाँ, ए कॉस थीटा इज़ रेस्पॉन्सिबल, तो बी और ए ये आ जाएगा ए कॉस थीटा, और यही हमारे पास फॉर्मूला बन गया फ्लक्स का. तो इससे ऐसा यूज़ करो या ऐसा यूज़ करो. अगर हम एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे रख देते हैं, ये ऐसे रख देते हैं कि यहाँ पर ये एरिया वेक्टर ए है. ओके, अब इफ़ थीटा इज़ 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री है मतलब एरिया वेक्टर भी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, तो ये मैक्सिमम फ्लक्स लिंक्ड होगा. मतलब इनके बीच में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री. 0 डिग्री को यहाँ पर रखेंगे तो मैक्सिमम फ्लक्स आएगा बी ए, ये मैक्सिमम फ्लक्स आएगा. अगर हम थीटा को 90 डिग्री रख दें तो हमको जो फ्लक्स मिलेगा वो मिलेगा बी ए कॉस ऑफ 90. कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा आपको फ्लक्स 0 मिलेगा. इस तरीके से इसके बीच में अगर आप कुछ भी क्वांटिटीज़ रखेंगे तो आपको वो उसके रेस्पेक्ट में आंसर
मिल जाएगा। ओके अच्छा, अब और इसकी कुछ बातें कर लेते हैं। फ्लक्स में और क्या क्या बातें होती हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होता है। तो व्हाट इज़ इट्स यूनिट्स? इट्स यूनिट्स वी कैन ईजिली say that its SI unit of flux is what is the formula of flux? Flux formula is BA cos theta. Now B is Tesla and meter square, Tesla meter square, or we can say it's a Weber, इसको हम बोलते हैं Weber. So this is SI unit, and if we want to write its CGS unit of phi is similarly CGS unit is also Tesla, centimeter square or Weber. Okay. Now the its dimension की बात करें हम, अगर हम now its dimension is now the dimension is BA cos theta, ये फॉर्मूला है हमारे पास फ्लक्स का। देखिए डायमेंशन इन जनरल वी आर नॉट रिमेंबरिंग, वी जनरली नॉट रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इन दैट केस वी हैव टू नॉलेज हाउ कैन वी डिराइव द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर हम याद रख पाएँ तो बेस्ट, याद नहीं हो तो डिराइव करना हमें आना चाहिए। और डिराइव करने के लिए कुछ खास चीज़ें नहीं है, ये तो डायमेंशन लेस होता है, थीटा इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। वी शुड नो द डायमेंशन ऑफ बी एंड ए। The dimension of area is length L square. It is not very difficult, ये सभी को पता है। Now dimension of magnetic field, ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि आता कहाँ से। जैसे अगर हम मान लो भूल गए तो कोई बात नहीं, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है F इक्वल्स टू ILB, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB। तो यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू F बाय IL। तो the dimension of force is, we know that MLT minus 2, and the dimension of current is ampere, and dimension of length is L. So finally we get M A minus 1 T minus 2. Substitute here, so phi equals to M A minus 1 T minus 2, and here L2. So finally we get M L2 T minus 1 A minus 1 and T minus 2. This is the dimension of magnetic flux. तो this is all about magnetic flux. तो आप नोट कर लें इसको, magnetic flux क्या क्या होता है। ओके तो ये हो गया magnetic flux के बारे में। अच्छा, अभी तक हमने जितनी बातें करी, in all cases we considered magnetic flux is a uniform condition. बट इफ़ इन एनी कंडीशन कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक लूप है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐसे जा रही है कहीं पर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। अब ऐसे केस में हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कहीं पर छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे जिसको हम कहेंगे DS। ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट को कट करते करते हम उसको ऐड करेंगे, जो इंटीग्रेशन मेथड होती है। तो यहाँ पर से इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, भाई जाहिर सी बात है कि छोटा सा एरिया ले लिया आपने तो छोटा सा फ्लक्स आएगा, उसके अंदर से d फाई आएगा और वो आ जाएगा आपके पास में B.ds। इसको हम ऐसे लिखेंगे। भाई पूरा हमको क्या करना है, नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो इतना छोटा एरिया होता है ये इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट के, हम उसको लगभग ज़ीरो मान सकते हैं। तो जब भी कहीं पर नॉन यूनिफॉर्म क्वांटिटी हमको मिलती है तो हम इसको इस तरीके से छोटा छोटा एलिमेंट ले लेते हैं और उसको यहाँ पर ds करते हुए हम इसको ऐड कर देते हैं, तो ये हमको मिल जाता है। तो यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट अगर कर देंगे तो हमको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। जनरली इस टाइप में होता नहीं है, जनरली हमको यूनिफॉर्म ही मिलता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमने क्या क्या देखा इसमें, हमने देखा कि व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स द नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द नॉर्मल टू द एरिया। और मैग्नेटिक फ्लक्स की हमने देखा स्केलर होता है, वेक्टर होता है, स्केलर होता है, उसकी ऐसा यूनिट देखी, उसका डायमेंशन देखा, उसको हमने रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा। नाउ नेक्स्ट इसमें जो चीज़ आती है वो आएगी फैराडेज लॉ, द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट फैराडेज लॉ है। क्या फैराडेज लॉ और लेंज लॉ का है। तो आफ्टर मैग्नेटिक फ्लक्स, अंडरस्टैंड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस
we are going to discuss Faraday's law. Faraday's law, Faraday's gave us two laws in which first law में उन्होंने क्या कहा, ये उन्होंने ही कहा था हमें, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, एग्जांपल से मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करेंगे, लेट अस टेक वी हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, चेंज हो रही है। इफ़ वी प्लेस्ड हियर अ कंडक्टिंग लूप, इफ़ वी प्लेस्ड हियर अ कंडक्टिंग लूप, जैसे ही, अब इसको आप इमेजिन करो कि कहीं पर जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने, ये क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ हमने कंसिडर करा है और ये लगातार बढ़ रही है। इसको इमेजिन करना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। लेट अस कंसिडर वी हैव अ बार मैग्नेट और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एंड वी, हियर इज नॉर्थ पोल एंड हियर इज वी केप्ट साउथ पोल एंड वी आर गोइंग थ्रू दिस, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम जाएंगे तो नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। इस रीजन में, इन दिस रीजन, इफ़ वी प्लेस्ड अ कंडक्टिंग लूप, कंडक्टिंग वायर, जैसे हमने यहाँ पर प्लेस्ड करा तो फैराडेज ने क्या कहा कि इसके अंदर करंट आएगा। ओके, क्या आएगा? करंट आएगा, करंट आएगा, और करंट आएगा मतलब ईएमएफ भी आएगा। इसको हमने नाम दिया इंड्यूस्ड करंट, इसको हमने नाम दिया इंड्यूस्ड करंट, ये बोला। अब अभी के लिए मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ, लेकिन वो डायरेक्शन फैराडेज लॉ ने नहीं, फैराडेज ने नहीं बताया था। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हाँ करंट आएगा, और वो भी क्योंकि ये बन रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है, तो उसको इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ नाम दिया गया। ओके, ये तो फर्स्ट लॉ था। तो कहीं पर भी जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, अच्छा ये तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से हुआ। और उन्होंने क्या कहा, फैराडेज लॉ ने ये कहा कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर आपके पास में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इफ़ वी हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म है, इन दिस हियर इज मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग बट हियर इज मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, एंड इफ वी हैव अ कंडक्टिंग लूप whose radius is first r and area is a, तो यहाँ पर अभी कोई फ्लक्स चेंज नहीं आया, लेकिन अगर हम इस एरिया को धीरे धीरे बढ़ा दें, अगर इस एरिया को मैं इतना कर दूँ, यहाँ पर ऐसा बढ़ा दूँ, तो यहाँ पर एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है मतलब इसकी लेंथ बढ़ेगी। तो जब तक ये एरिया बढ़ेगा तब तक इसमें फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट आएगा और उसको करंट फ्लो होगा। अब वो किधर फ्लो होगा उसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हाँ करंट आएगा। पहला केस क्या था, बी के चेंज होने की वजह से, दूसरा एरिया की चेंज होने की वजह से, और तीसरा जो है उन्होंने क्या बताया कि अगर इफ़ वी हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वी हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और यूनिफॉर्म एरिया, area is also fixed, area is also fixed, area is, we are not changing area, but if we rotate this loop, if we rotate this loop, अगर हम इसको ऐसे घुमा दें ओमेगा स्पीड से, तो जैसे ये घूमेगा तो क्या होगा, इसका थीटा चेंज होगा। यहाँ पर क्या चेंज होने वाला है, थीटा चेंज होने वाला है। अब थीटा अगर चेंज होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और एरिया वेक्टर भी अंदर है, लेकिन जैसे ही घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही, लेकिन एरिया वेक्टर आप देख रहे हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर भी ऐसे, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड सेम है, एरिया घूमेगा तो एरिया घूमेगा, और एरिया वेक्टर घूमेगा मतलब थीटा घूमेगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है बी ए कॉस ऑफ थीटा। तो अगर बी चेंज होगा तब भी फ्लक्स आएगा, अगर एरिया चेंज होगा तब भी फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स का चेंज होना अभी हम बात करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, और थीटा चेंज होगा तब भी यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा। ये था फैराडेज ने इस तरीके से हमको बताया था। सेकेंड लॉ जो फैराडेज लॉ ने दिया था, उन्होंने ये कहा था कि जो फ्लक्स चेंज होगा ना, अब भाई फ्लक्स चेंज हो गया, ये तो बात समझ में आई, और इंड्यूस्ड ईएमएफ बना, ये भी हमको समझ में आया। फ्लक्स चेंज हुआ, बात ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बना, वो बात ठीक है, लेकिन हाउ मच इंड्यूस्ड इट विल जनरेट, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ कैन वी कैलकुलेट क्वेश्चंस? सो Faraday's law give us a second law in which he says that the
फ्लक्स EMF जो इंड्यूस आएगा ना, वो आएगा आपके पास में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इंड्यूस्ड EMF कितना बनेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये हमको बताया था फैराडेज लॉ ने, ये सेकंड लॉ दिया था उन्होंने। यहाँ पर हमने मॉड लगा दिया क्योंकि हमें डायरेक्शन के बारे में अभी नहीं पता कि ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये हमको नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पर मॉड लगा दिया। तो फैराडेज के दो लॉ, फर्स्ट लॉ in which he says that if we placed a conducting loop in any place where is a if changing magnetic field, then we get a changing flux, and with due to the changing flux we can get induced EMF, and due to induced EMF we get induced current. Either if we change area then also we can get induced EMF, and with and due to induced EMF हमको मिलेगा induced current. सिमिलरली अगर हम थीटा चेंज करेंगे तब भी हमको induced EMF मिलेगा। दूसरा फैराडेज लॉ ने बताया कि कितना आएगा, तो डी पाई बाई डी टी, तो इसको हम लिख सकते हैं ई इंड्यूस्ड इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस ऑफ थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड EMF। ओके, इसके बाद अब हम आते हैं, नेक्स्ट इज लेंज लॉ। व्हाट इज लेंज लॉ? लेंज लॉ ने हमें क्या बताया? लेंज लॉ ने हमें बताया कि ये जो इंड्यूस्ड EMF बनेगा, वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट गिव्स अस लॉ ऑफ लेंज लॉ। लेंज लॉ ने हमें बताया कि जो इंड्यूस्ड EMF बनेगा वो किधर बनेगा। ओके, तो लेंज लॉ ने क्या कहा, पहले हम समझते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ ने ये कहा कि इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट जब बनेगा तो उसका जो पहला रिएक्शन ये होगा कि वो ये पूछेगा कि मुझे किसने बनाया। जो भी उसका कॉज होगा, जैसे वो बनेगा वो अपने कॉज को अपोज करेगा। इसके समझने के लिए एक अच्छी टर्म हम यूज़ करते हैं, जैसे फादर, सन किल्स फादर। सन किल्स फादर मतलब जिसने उस बच्चे को बनाया उसने उसी को अपोज करा, उसको मारा, या सन अपोजेस फादर, ऐसे बात हम समझ लें। तो लेंज लॉ ने क्या कहा कि पहले मैं इसको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। लेंज लॉ सेज दैट, लेंज लॉ सेड दैट इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट आर ऑलवेज opposes the cause which has induced them, ठीक है, ये लेंज लॉ ने बताया। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं। इसको समझने का तरीका क्या है? मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, क्रॉस का मतलब है कि अंदर की तरफ है, और वो चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है। एंड वी नो इफ़ वी प्लेस्ड अ कंडक्टिंग लूप हियर, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को कहीं पर रखते तो हमारे पास फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। इस लूप का हम एरिया चेंज नहीं कर रहे हैं, इस लूप का हम थीटा चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब ना तो ये लूप घूम रहा है ना हम इस एरिया को बड़ा कर रहे हैं, लेकिन हाँ बी चेंज हो रहा है। बी चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज होगा, फ्लक्स बढ़ेगा। अगर फ्लक्स बढ़ा, अच्छा पिछली बार में मैंने आपसे कहा था कि इंड्यूस्ड EMF जो बनेगा ना वो चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से बनता है। इंड्यूस्ड EMF जो होता है वो बनता है चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से, जो हो जाएगा ∅2 माइनस ∅1 बाय T2 माइनस T1। चेंज होना ज़रूरी है, फ्लक्स का चेंज होना ज़रूरी है, ठीक है। फ्लक्स गुजर रहा है उससे मतलब नहीं है, फ्लक्स कांस्टेंट रेट से गुजरेगा तो EMF नहीं बनेगा, फ्लक्स का चेंज होना ज़रूरी है। ओके, तो ये बात रह गई थी, और डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी हम लिख सकते हैं, और ये एवरेज का फॉर्मूला होता है, एवरेज इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला होता है। एवरेज फॉर्मूला हम कब लगाते हैं? जब फाइनाइट टाइम इंटरवल की बात होती है, जैसे 0 से 5 मिनट, 0 से 2 मिनट, तो उसको हम बोलते हैं एवरेज इंड्यूस्ड EMF। और अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर विद इन सेकेंड की बात करना हो, तो हम बोलेंगे डी बाई डी टी ऑफ फाई। दिस इज़ द टू फॉर्मूलाज विच वी आर गोइंग टू यूज।
तो कुल मिलाकर यहाँ पर फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा तो इंड्यूस्ड करंट बनेगा। फ्लक्स चेंज हुआ तो इंड्यूस्ड करंट बना, इंड्यूस्ड करंट बना तो इंड्यूस्ड करंट बनने से क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट जैसे बना, करंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी मतलब है कि करंट एक टेंसर क्वांटिटी होता है, तो वो डायरेक्शन भी होता है, ठीक है ना, तो उसको हम स्केलर भी बोलते हैं, जनरली स्केलर भी बोलते हैं, लेकिन करंट डायरेक्शन तो होता ही, करंट ऐसे ही फ्लो होता है, क्लॉकवाइज भी होता है, एंटी क्लॉकवाइज भी होता है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब करंट अगर बना तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर, और फ्लक्स चेंज करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की, और मैग्नेटिक फील्ड बन रही है अंदर, तो ये चाहेगा करंट कि मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे, अपोज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर बनाना पड़ेगा। भाई अंदर अगर 10 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है तो अपोज कैसे होगा, अगर मैं अंदर बनाऊंगा तो ऐड हो जाएगा ना, दोनों ऐड हो जाएंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैं इसको अपोज करना है तो जो 10 अंदर जा रहा है कुछ बाहर बनाएंगे। अब बाहर बनाने के लिए हमको पता है कि हमारे पास एक राइट हैंड पाम रूल होता है, तो अगर बाहर बनाना है तो ये थंब रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। अगर हम ऐसे करंट को फ्लो करा दें, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करा दें तो फ्लक्स बाहर आएगा, तो ये बनेगा आपके पास करंट की डायरेक्शन ऐसा आएगी। तो यहाँ से हमको क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, तो करंट की डायरेक्शन ये रहेगा। ये बताया था हमको लेंज लॉ ने। अच्छा, इसको और देखते हैं कि मान लीजिए कि इसी केस में हमारे पास में अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मान लो कम हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड कम कैसे हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है कि जो हमने मान लो ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, हम इस मैग्नेट को अंदर ले जा रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी। अब अगर हम इसको वापस से पीछे की तरफ अगर ले जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड का कम होना मतलब फ्लक्स का कम होना, मैग्नेटिक फील्ड का कम होना मतलब फ्लक्स का कम होना, और अगर फ्लक्स कम हुआ मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स का चेंज होना मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ का बनना, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का बनना मतलब इंड्यूस्ड करंट का बनना। अब जैसे ही करंट बना वो क्या करेगा, वो अपोज करेगा। किसका अपोज करेगा, जिसने उसको बनाया। उसको किसने बनाया, उसको बनाया चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ने, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब करेंगे करंट डायरेक्शन को, तो करंट यहाँ पर ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ये ऐसा करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन हमको दिया था लेंज लॉ ने। इसको हम एक तरीके से और थोड़ा सा अगर समझना चाहें तो वो भी समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कम क्यों होगी। देखिए अभी करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है मतलब यहाँ पर करंट यहाँ पर डीएल डायरेक्शन में होगा, ये डीएल, ठीक है ना, तो ये एक कंडक्टिंग लूप है अपनी। तो अगर हम इसको डीएल डायरेक्शन मान लें, यहाँ पर करंट डी, यहाँ पर भी डीएल डायरेक्शन होगा, यहाँ पर डीएल डायरेक्शन, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ऐसे। हमको एक फार्मूला पता है फोर्स का कि वो होता है आई एल बी साइन थीटा, और F इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, ये भी एक फार्मूला हम जानते हैं। ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है, जहाँ पर L क्रॉस B हमको फोर्स की डायरेक्शन बताता है, और ये L हमको वही डायरेक्शन रखना होती है जो डायरेक्शन करंट की है, वो हम कंसिडर करते हैं। ये बायो सेवर्ट लॉ में हम पढ़ते हैं। तो अगर इस तरीके से हम देखा जाए तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर DL है, तो करंट यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये करंट ऐसे ऊपर, करंट ऊपर है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करते हैं। करंट ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हम इसको कर्ल करें एल क्रॉस बी, तो फोर्स लगता है अंदर की तरफ, तो यहाँ पर एक लगता है फोर्स अंदर की तरफ। ये मैं इसी का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ लेंज लॉ में, कि लेंज लॉ में फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा है, ठीक है ना, या करंट कम क्यों हो रहा है, अपोज कैसे करेगा। अब जब यहाँ पर DL पर पहुँचे तो DL ऐसे था, DL ऐसे, और B कहाँ है, अंदर, तो DL क्रॉस B, फोर्स नीचे, यहाँ पर DL नीचे आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो DL नीचे आ रहा है, DL नीचे और फोर्स मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स लगेगा इधर की तरफ, और यहाँ पर DL ऐसे है और B अंदर है, तो यहाँ पर फोर्स लगेगा ऐसे। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर फोर्स ऐसे ही, तो ये फोर्स लगा के इस लूप को छोटा करेगा। करंट का काम क्या था, मैग्नेटिक फील्ड को कम करना। ओके, ये फर्स्ट वाले केस के बाद, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं आगे और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं इसमें। सो नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल अगर हम लें, लेट अस टेक इफ़ वी हैव अ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर एंड इन विच करंट इज फ्लोइंग विच इज़ इंक्रीजिंग,
and here we have a conducting loop. This is a conducting loop. This is a conducting loop, and we have to find out the magnetic field. How much magnetic field here, या डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड करते हैं पहले हम. तो हमें ये बताना है कि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट किधर आएगा. ओके, नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक दैट इन दिस, ड्यू टू दिस इनफाइनाइट वायर, वी नो जहाँ कहीं भी करंट फ्लो होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है. तो इसकी वजह से भी यहाँ पर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड विच इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड वी नो द रूल ऑफ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ ऑल्सो राइट हैंड रूल. तो बायो सेवर्ट लॉ क्या बताता है हमें कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वहाँ पर थंब को रखना है, और जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वहाँ पर आप फिंगर को स्ट्रेच करें, और जैसे यहाँ पर फाइंड करना है कहीं पर तो यहाँ पर आप कर्ल कर रहे हैं. तो कर्ल करेंगे तो इनसाइड आपको बता रहा है, ये अंदर की तरफ इनसाइड बता रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अंदर की तरफ बनेगा. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन क्या यहाँ पर फ्लक्स आएगा? फ्लक्स आने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का होना ज़रूरी नहीं है. सॉरी, फ्लक्स आने के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड का होना ज़रूरी है, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट के लिए फ्लक्स का होना ज़रूरी नहीं है, फ्लक्स का चेंज होना ज़रूरी है. तो क्या यहाँ पर फ्लक्स चेंज हो रहा है? यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है या चेंजिंग है? ये चेंजिंग है. वाई? बिकॉज करंट इज चेंजिंग. इफ़ करंट इज चेंजिंग देन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो चेंजिंग. तो यहाँ पर बी चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है तो फाई चेंज होगा, फाई चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो इंड्यूस्ड करंट आएगा. मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है. अभी जो इंड्यूस्ड करंट आया तो ड्यू टू लेंज लॉ ये क्या करेगा? लेंज लॉ के हिसाब से जो करंट है ये ढूंढने का इसका कॉज क्या है बनाने वाला. तो इसका कॉज है बनाने का मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना, तो ये करेगा मैग्नेटिक फील्ड को घटाने का काम. मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर बढ़ रहा है तो ये चाहेगा मैग्नेटिक फील्ड को कम करे. कम करने के लिए इसको इधर बनाना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड, और इधर बनाना पड़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर. तो यहाँ करंट फ्लो होगा ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पर ये करंट ऐसे फ्लो हो जाएगा. समझने के लिए हम यहाँ पर एक इमेजिनरी बैटरी बना सकते हैं कि यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है और यहाँ से ऐसे करंट फ्लो हो रहा होगा. ओके, इसी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इफ़ वी हैव अ करंट फ्लोइंग इनफाइनाइट वायर, और इसमें करंट घट कम हो रहा है ना, कॉन्टीन्यूसली डिक्रीजिंग हो रहा है, और यहाँ पर एक कंडक्टिंग लूप है हमारे पास, एंड वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ड्यू टू दिस डिक्रीजिंग करंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to find out the direction of magnetic field, because here magnetic field will be decrease. Magnetic field इसकी वजह से बनेगा. करंट फ्लो हो रहा है किधर? इधर. मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी अंदर की तरफ, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड घट रही है. क्यों? क्योंकि करंट घटेगा. यहाँ पर करंट बढ़ रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी, यहाँ पर करंट कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है. मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है मतलब फ्लक्स कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है मतलब फ्लक्स कम हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी ए कॉस थीटा. बी कम तो फ्लक्स कम. फ्लक्स कम होने का मतलब हो रहा है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज होने का मतलब हो रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डी फाई बाई डी टी. ये फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो इंड्यूस्ड करंट आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो इंड्यूस्ड करंट आएगा. और ये इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगा? ये इंड्यूस्ड करंट चाहेगा कि जो इसका कॉज है, कॉज क्या है? इसका कॉज है मैग्नेटिक फील्ड का घटना, तो ये चाहेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाए. तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है मतलब है तो इस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, लेकिन कम हो रहा है. जैसे मान लो पहले 10 लाइन जा रही थी, अब हो गई 10, अब हो गई 9, फिर 8. तो ये चाहेगा कि 9, 8, 7 ना हो, ये 10 ही रहे. तो उसके लिए जो कम हो रही थी इसको इसी डायरेक्शन में और बढ़ाएगा. बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए अंदर, तो करंट किधर फ्लो होना चाहिए? ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा ऐसे. तो इसको भी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बैटरी, इमेजनरी बैटरी मान सकते हैं, यहाँ पर ही करंट फ्लो हो सकता है. ओके, तो इसको भी आप नोट करें. फिर लेते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल. तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं. इन दिस एग्जाम्पल लेट अस टेक वी हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. वी हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक field, and this is the region of magnetic field,
and here we have a conducting loop, this is a conducting loop। तो हमको ये बताना है कि इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो कब तक आएगा और कितना आएगा, कब आएगा। देखिए यहाँ पर ये जो कंडक्टिंग ब्लॉक है ना, अभी इसके पास कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है तो कोई इंड्यूस्ड करंट भी नहीं है, क्योंकि अभी इसके अंदर कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसमें ना तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना ही इंड्यूस्ड करंट है, ठीक। लेकिन जैसे हम इसको आगे ला रहे हैं किसी स्पीड से, जैसे हम इसको ला रहे हैं और जैसे ही ये ब्लॉक यहाँ पर एंटर करता है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देखें पहले ये जैसे ही ब्लॉक एंटर करा, आप देखो जैसे यहाँ पर ये एंटर करेगा तो पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, मतलब फ्लक्स लगातार इसमें बढ़ रहा है। फ्लक्स बढ़ने का मतलब है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज हो रहा है मतलब यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। फ्लक्स का चेंज होना मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा मतलब इंड्यूस्ड करंट आएगा। ये इंड्यूस्ड करंट चाहेगा इसका अपोज करना, किसका, करंट बढ़ रहा है तो चाहेगा करंट घटे। करंट कब घटेगा, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को कम करें। मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ रहा है तो ये चाहेगा बाहर की तरफ बनाए ताकि कुछ कम हो। तो बाहर बनाने के लिए हमको थंब रखना पड़ेगा बाहर और करंट फ्लो करना पड़ेगा ऐसे। तो करंट जब ऐसे फ्लो करेंगे तो यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो होगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी करंट की। अब जब ये ब्लॉक पूरे तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, अब यहाँ पर कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा 0, और करंट भी कितना आएगा 0, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या यहाँ पर फ्लक्स से लिंक्ड नहीं है। फ्लक्स लिंक्ड होना शर्त नहीं है इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए, फ्लक्स का चेंज होना शर्त है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यहाँ पर एरिया सेम, थीटा हम चेंज नहीं कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पर कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे, अब ये जैसे ही बाहर जाएगा ना लूप, अब यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ यहाँ तक है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का रीजन कम हो रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा से कम हो रहा है, कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। तो एक बार फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का कम होना मतलब फ्लक्स का चेंज होना, और मतलब कम होना, फ्लक्स का चेंज होना मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ आना, इंड्यूस्ड ईएमएफ आना मतलब इंड्यूस्ड करंट आना। और ये करंट क्या चाहेगा, ये करंट चाहेगा कि फ्लक्स चेंज ना हो, मतलब ये करंट चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज ना हो, तो वो बढ़ाएगा। बढ़ाने के लिए उसको अंदर की तरफ बनाना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनाएगा तो करंट फिर ऐसे फ्लो होगा, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो होगा। तो ये कुछ बातें थी, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ये कुछ बातें थी लेंस लॉ से रिलेटेड, और इसके आगे अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो आप तब तक इसको अच्छे से पढ़ें और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।